गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को बबीता धानिया की तरफ से बहुत ही प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज ये तीसरी वीडियो है। उम्मीद है आपने पहले की वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्ज़ाम आने वाले हैं फ्रेंड्स, तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप एक दिन में ही पेपर पास करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहोगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर पास होगे। मेहनत करने पर सफलता ज़रूर मिलती है। तो आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। तो दोस्तों, पूछा गया है हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में सर्पदमन कहा जाता था। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 पर सोनीपत, ऑप्शन 2 सोहना, ऑप्शन 3 सिरसा और ऑप्शन 4 सफीदो। तो दोस्तों, सर्पदमन सफीदों का पुराना नाम था। और सफीदो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? सफीदो जो शहर है उसकी जो हिस्ट्री देखी जाए तो उसका संबंध राजा जन्मेजय से संबंधित है। जो सफीदो नगर है किससे संबंधित है? राजा जन्मेजय से। और जो इस नगर का प्राचीन नाम है वो सर्पदमन किस वजह से पड़ा? तो दोस्तों, इसके पीछे की एक कहानी है। सबसे पहले तो जो राजा जन्मेजय हैं वो महाभारत के जो पांडव पुत्र अर्जुन थे, जो महाभारत के पात्र अर्जुन थे, उनके जो पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। कौन थे राजा जन्मेजय? अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। अर्थात ये महाभारत कालीन जो पात्र हैं अर्जुन, जो पांडव पुत्र अर्जुन थे, उनके वंशज थे। और दोस्तों, एक लोक कथा है जो सुनी है इनके पीछे, जहाँ पर सर्पदमन नाम पड़ा। एक बार कहते हैं कि जो राजा परीक्षित थे वो शिकार करने वन में गए थे और उनको एक सांप ने डस लिया था। जो राजा जन्मेजय थे, परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने क्रोध में आकर एक यज्ञ करवाया। और दोस्तों, जो आसपास के दूर दूर के जंगलों में भी जो सांप थे उस यज्ञ में आकर भस्म हो गए थे। तभी कहा जाता है सर्पदमन। और इसके ऊपर बिल्कुल जीवंत, जैसे यूँ लगता है कि आपके आसपास ही ऐसी घटना हो रही है। कुरुक्षेत्र का जो कृष्ण संग्रहालय है उसके अंदर इसका बिल्कुल सजीव वर्णन किया गया है। कभी जाओ तो जरूर देख के आना दोस्तों। आपको इस तरह के क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे। एक बार आंखों अगर कोई देख लेता है तो उसको भूलता नहीं है। वहाँ पर इनकी इतनी अच्छी कलाकृति बनाई गई है, लगता है जैसे बिल्कुल सब कुछ वर्तमान में ही सजीव चल रहा है। फिर से रिपीट करती हूँ, सर्पदमन सफीदों का पुराना नाम है। सफीदो जो शहर था राजा जन्मेजय से संबंधित है। और जो राजा जन्मेजय थे वो महाभारत के जो पांडव पुत्र अर्जुन थे उनके पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। अर्थात जो राजा जन्मेजय थे वो अर्जुन के वंशज थे। और उन्हीं ने जो यज्ञ करवाया था सांपों का दमन करने के लिए, क्योंकि राजा परीक्षित को सांपों ने डस लिया था। उसी गुस्से में राजा जो जन्मेजय थे उन्होंने यज्ञ करवाया, जिसकी वजह से आसपास के सारे सांप उस हवन में आकर मर गए थे। उसी वजह से इस शहर का नाम पड़ा सर्पदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं। दोस्तों, सभी को पता होगा हरियाणा का लिबर्टी जूता उद्योग जो हरियाणा में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है, भारत में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल फेमस है। तो दोस्तों, हरियाणा में लिबर्टी के जो जूते हैं वो करनाल में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? करनाल में। और करनाल में इनके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री देखिए दोस्तों। 1954 तक करनाल के घंटा घर चौक पर सतीथ पाल हाउस नाम की एक दुकान थी। किसके नाम से? 1954 में करनाल के घंटा घर चौक पर सतीथ पाल हाउस नाम की एक दुकान थी, जिसके मालिक थे दोस्तों पीडी गुप्ता और डीपी गुप्ता। ये दो भाई थे, लेकिन बाद में जो इनका एक भांजा था राजकुमार बंसल, उन्होंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और 1954 के बाद इस परिवार की किस्मत ही बदल गई दोस्तों। जहाँ पर ये रोज 4 जोड़ी जूते बनाते थे, आज वहाँ पर करोड़ों का प्रोडक्शन होता है। फॉरेन तक में इनकी इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो कौन मानते हैं दोस्तों गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु के अवतार? जो हमारा बिश्नोई समाज है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु भगवान का अवतार मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऑप्शन दिए गए हैं, इन जिलों में से पूछा है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। आप ये मत सोचना कि सबसे बाद में तो चरखी दादरी बना था और वो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, ये चाहे पहले आया हो या अब भी रिपीट हो जाए, तो जो बाद में बना जिला पूछा वो इन्हीं ऑप्शन में से पूछा है। ऑप्शन 1 मेवात, ऑप्शन 2 पलवल, ऑप्शन 3 पर है पंचकूला और ऑप्शन 4 पर है कैथल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सभी जिलों का बनने का पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेवात बना 2005 में, पलवल बना 2008 में, पंचकूला बना 1995 में और कैथल बना 1989 में। तो सबसे बाद में कौन सा बना? 2 था, ऑप्शन 2 पलवल जिला जो 2008 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, बार बार घुमाकर पूछा जाता है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं फ्रेंड्स? तो हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं और उन प्रशासनिक मंडलों के आपको नाम भी पता होने चाहिए। प्रशासनिक मंडलों के नाम हैं अम्बाला मंडल, करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, रोहतक मंडल, गुरुग्राम मंडल और हिसार मंडल। तो कितने प्रशासनिक मंडल हैं फ्रेंड्स? हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। उनके नाम हैं अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से प्रशासनिक मंडल का हिस्सा है। बहुत बार आया है कि किसी भी ज़िले का नाम दे दिया और पूछ लिया गया कि ये कौन से प्रशासनिक मंडल का हिस्सा है। तो इसके लिए आपको इन सब की डिटेल भी पता होनी चाहिए, जो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आइए इसकी डिटेल देखिए। करनाल मंडल में कौन कौन से आते हैं? देखिए जिले करनाल, कैथल, पानीपत। करनाल मंडल में कौन से? करनाल, कैथल और पानीपत। उसके बाद देखिए फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नुहू, जो पहले मेवात नाम से था। फरीदाबाद, पलवल और नुहू फरीदाबाद मंडल में। अम्बाला मंडल देखिए 4 जिले आते हैं, अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा 5 जिले आते हैं और बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा के सर्वाधिक जिले कौन से मंडल में आते हैं? तो दोस्तों वो है रोहतक मंडल। और रोहतक में आते हैं एक तो खुद रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार मंडल में देखिए हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। और लास्ट है दोस्तों गुरुग्राम मंडल, जिसके अंदर आते हैं 3 जिले, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा हरियाणा के 22 के 22 ज़िले कौन कौन से मंडलों में आते हैं। बहुत ध्यान से रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक कौन से मंडल में आते हैं, वो रोहतक में आते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे कहीं पर बैठे हो, एक बार अपने मन में बोल कर ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप कुछ दोबारा से अपने माइंड में रिपीट करते हो तो आपको ज़रूर याद होगा और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हरियाणा का लिबर्टी उद्योग किया था, लेकिन बहुत बार एग्ज़ाम में जो बाटा स्यू कंपनी है उसका भी आता है। तो जो बाटा स्यू उद्योग है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है? बाटा स्यू उद्योग है जो हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। हरियाणा का वो फरीदाबाद ज़िला जो हरियाणा का 12वां ज़िला है, गुड़गांव से अलग करके बनाया गया।
और उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है। हरियाणा की ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी। तो देखते हैं बाटा शू उद्योग का थोड़ी सी डिटेल देखिए फ्रेंड्स। करीब करीब 80 साल पहले 1931 में बाटा शू उद्योग जो था वो भारत में आया था। ये एक पर्सनल उद्योग है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। दोस्तों 1931 में आया भारत में, और भारत में आकर इन्होंने 5 जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और वो फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर थी? सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री लगाई पश्चिम बंगाल के कोनागार में, जो बाद में बाटागंज बिहार में स्थानांतरित हो गई। तो दोनों, ये जो एक बाटागंज बिहार और पश्चिम बंगाल के कोनागार की जो कंपनी थी, आज बाटागंज बिहार में ही दोनों स्थित हैं। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद हरियाणा में लगाई, तीसरे नंबर पर जो थी पिनिया कर्नाटक में लगाई, और चौथे नंबर पर होसूर जो जगह थी वो तमिलनाडु में लगाई। टोटल 5 लगाई थी, लेकिन बाद में जो पश्चिम बंगाल के कोनागार और बाटागंज बिहार की कंपनी थी उनको इन्होंने मर्ज कर दिया। और दोस्तों ये जो कंपनी थी एक यूरोपीय परिवार जो चेकोस्लोवाकिया देश के निवासी थे और मध्यम वर्गीय परिवार से थे, उन्होंने यहाँ पर आकर कुछ मशीनें खरीदी और यहाँ पर अपना उद्योग लगाया था। और वर्तमान में जो बाटा शू उद्योग है इंडिया का नंबर 1 उद्योग बन चुका है। फुटवियर उद्योग की बात की जाए तो भारत का नंबर 1 उद्योग है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वर्तमान में बाटा शू के जो ग्लोबल लेवल के सीईओ हैं, मैं इंडिया लेवल की बात नहीं कर रही दोस्तों, 2017 तक ये इंडिया लेवल के सीईओ थे, लेकिन 2017 के बाद इनको ग्लोबल लेवल का सीईओ बनाया गया, 2019 में बनाया गया है, 2017 में घोषणा की गई थी। वो हैं भारतीय संदीप कटारिया। कौन है? भारतीय हैं, संदीप कटारिया नाम है। और दोस्तों ये बाटा शू उद्योग के आज तक के इतिहास में पहले भारतीय सीईओ हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों हमारे लिए, भारत के हैं और आज तक के पहले हैं जो ग्लोबल लेवल पर, जो बाटा शू उद्योग है सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल का है, बहुत सारे यूरोपीय देशों में इनकी ब्रांचेज हैं। और ये ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल के जो सीईओ हैं वो हैं भारतीय संदीप कटारिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इंडिया लेवल जीके में भी आ सकता है, ध्यान रखना। बाटा शू उद्योग के जो सीईओ हैं कौन है? संदीप कटारिया, और ये भारत के हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बाटा शू उद्योग और लिबर्टी शू उद्योग दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आइए करते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? दोस्तों पूछा गया है हरियाणा के अंदर धमाल नृत्य कब किया जाता है। तो कब किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, सर्दियों के शुरू होने से पहले, या फिर दिवाली के अवसर पर, या फिर विवाह के अवसर पर, या फिर फसल की कटाई से ठीक पहले। तो दोस्तों जो धमाल नृत्य है हरियाणा में वो फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है। और हमारी जो एक परंपरा है कि जो फसल पक जाती है, भारत एक किसानों का देश है, खासकर हरियाणा की बात की जाए कृषि आधारित प्रदेश है, और जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो किसान बहुत खुश होता है। और उसी खुशी में दोस्तों फसल की कटाई से ठीक पहले जब फसल पक कर खेतों में लहला रही होती है तो धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कब किया जाता है धमाल नृत्य? फसल की कटाई से ठीक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाड़े का मेला लगता है? दोस्तों वैसे तो हरियाणा के हर गांव में मेले लगते हैं, लेकिन बात यह है जो HSSC मानता है आपको वही करना है। रक्षाबंधन के दिन लगता है। बाबा खेड़ेवाड़े का जो मेला है दोस्तों भिवानी जिले के नौरंगाबाद गाँव में लगता है। कहाँ लगता है? भिवानी जिले के नौरंगाबाद गाँव में रक्षाबंधन के दिन। और किसका मेला है ये? बाबा खेड़ेवाड़े का मेला है। और बाबा खेड़ेवाड़े को दोस्तों भगवान शिव के अवतार के तौर पर पूजा जाता है। वहाँ पर मान्यता है दोस्तों उस गांव के अंदर, नौरंगाबाद गांव में, कि जो बाबा खेड़ेवाड़े हैं वो भगवान शिव के अवतार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवानपुरा का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया। भगवानपुरा का जो टीला है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भगवानपुरा का टीला? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तुक्के नहीं मारना, पढ़कर जाना। वैसे तो आपको लगेगा कि पता नहीं हर जगह यहाँ पर टीले पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों भगवानपुरा का जो टीला है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामराय तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जो दोस्तों जींद के आसपास के बच्चे होंगे उनको तो बिल्कुल पता होगा। रामराय को हरियाणा में बोला जाता है रामरा गांव। क्या बोला जाता है? रामराय नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इसको रामरा गांव बोलते हैं। जो रामराय तीर्थ है दोस्तों वो जींद जिले में स्थित है। और एक मान्यता के अनुसार, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा, नाम से ही पता है कि जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो भगवान राम यहाँ पर सीता व लक्ष्मण के साथ आए थे और राम के रास्ते की वजह से यहाँ से होकर गुजरे थे भगवान राम। इसी वजह से इसको रामराय कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान यहाँ से निकले थे, इसीलिए इस जगह को रामराय तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटा हुआ आदमी किसकी रचना है? दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टूटा हुआ आदमी क्या है। टूटा हुआ आदमी एक उपन्यास है और इसकी रचना की थी दोस्तों मोहन चोपड़ा ने। टूटा हुआ आदमी एक उपन्यास है, मोहन चोपड़ा ने इसकी रचना की। और दोस्तों ध्यान रखना, जिस राइटर का आपसे एक उपन्यास पूछ लिया जाए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जो उसकी दूसरी प्रमुख रचनाएं हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि एक एग्जाम में आ सकती है तो दूसरी भी पूछी जा सकती है। तो मोहन चोपड़ा की जो दूसरे प्रमुख उपन्यास हैं वो है पहला बाहें, नीड के आगे, एक छाया और मैं, सुबह से पहले और ये नए लोग। एक बार फिर से रिपीट करते हुए, एक तो आपसे पूछा हुआ है टूटा हुआ आदमी, जो इनका मुख्य उपन्यास है, मोहन चोपड़ा ने लिखा है। और जो इनकी दूसरी रचनाएं हैं वो है बाहें, नीड के आगे, एक छाया और मैं, सुबह से पहले और ये नए लोग। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद हो रहे होंगे। साथ के साथ एक बार रिपीट कर लिया करो, चाहे वीडियो को बैक करो या फिर वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से एक बार अपने आप से क्वेश्चन को अपने मन में पूछा करो, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। वरना ना ही तो आपको अपना टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। जितना अच्छा से तैयारी करोगे रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा में किस जिले में होता है? कौन सा मेला पूछा फ्रेंड्स? शाह चोखा खोरी का मेला। और HSSC का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आ गया। तो दोस्तों शाह चोखा खोरी का जो मेला है ये गुरुग्राम ज़िले में लगता है, अप्रैल मई के महीने में लगता है। और दोस्तों ये मेला मुस्लिम समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है। शाह चोखा खोरी का मेला हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में लगता है और अप्रैल मई में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? दोस्तों वैसे तो आपने सारे नाम सुने होंगे, लेकिन हरियाणा का जो परिधान है बहुत ध्यान से पढ़ना। जो बेस होता है कपड़े का वो नीला होता है, उस पर पीले रंग की पाट कढ़ाई होती है। उस कपड़े का जो घाघरा बना होता है वो क्या कहलाता है? ये पूछा है। बेस कौन सा होगा? नीले रंग का। कढ़ाई कैसे होगी? पीले रंग की पाट कढ़ाई वाला जो कपड़ा होता है, घाघरा जिसका बना होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, 1 दामन, ऑप्शन 2 पर लेहे, ऑप्शन 3 पर कैरी और ऑप्शन 4 पर है छामा। तो दोस्तों जो नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाला घाघरा होता है उसको कहते हैं लेह, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण लीला किस संगीतकार की रचना है? दोस्तों पूछा गया है कि जो कृष्ण लीला है उसकी रचना किसने की है? तो दोस्तों कृष्ण लीला की रचना की है गोवर्धन सारस्वत ने। किसने की? गोवर्धन सारस्वत ने। बहुत ध्यान से पढ़ना, कृष्ण लीला की रचना किसने की फ्रेंड्स? गोवर्धन सारस्वत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों कोस मीनारों का निर्माण
जिसने सबसे ज़्यादा रोड बनवाए थे शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया, जिसने उत्तर भारत को जोड़ने वाला पूरा का पूरा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, जो अभी भी विद्यमान है दोस्तों, जिसको हम NH1 और NH2 कहते हैं। और उस वक्त दोस्तों जो दूरी को मापने की इकाई होती थी वो कोस होती थी, और प्रत्येक कोस पर वहाँ पर जो लिखकर पत्थर लगाए गए थे उनको कहा गया था कोस मीनार। और ये किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी नाटक सांझा सिर किसकी रचना है? तो दोस्तों हरियाणवी नाटक सांझा सिर जो रचना है वो है रामफल चहल की। किसने लिखा सांझा सिर? रामफल चहल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? दोस्तों वैसे तो हरियाणा में कितने सारे कवि हैं, लेकिन अगर उनके बीच में से सबसे सुप्रसिद्ध पूछा जाए हरियाणा के, अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो है संत गरीबदास। और इनकी जो प्रमुख रचना आती है दोस्तों वो है बीजक। हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि संत गरीबदास, और संत गरीबदास की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंगानुपात को सुधारने के लिए राज्य में देवी रक्षक योजना कब चलाई गई? तो दोस्तों जो लड़कियों की रक्षा करने के लिए, ताकि लोग लड़कियों को थोड़ा मान सम्मान दें, उनको पैदा होते ही मारना बंद कर दें। बहुत सारे गांव में बहुत सारे जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो आज भी लड़का और लड़की में काफ़ी भेदभाव करते हैं, और उसी भेदभाव को समझते हुए राज्य सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना चलाई गई थी, ताकि लोग लड़कियों को मारना थोड़ा सा बंद कर दें और उनका पालन पोषण बिल्कुल जैसे लड़के का करते हैं ऐसे ही प्यार से करना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, और इसे सोंधी वन या फिर सोठी वन भी कहते हैं, और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, और इसे सोंधी वन या फिर सोठी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य को? सोंधी वन या फिर सोठी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगदम्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है? दोस्तों जो जगदम्नि ऋषि हैं उनका संबंध राखीगढ़ी हिसार से है। कहाँ से है? जगदम्नि ऋषि का संबंध राखीगढ़ी हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके साथ साथ जगदम्नि ऋषि के साथ साथ जो हरियाणा के प्रमुख ऋषि हैं उनमें और भी नाम आता है परशुराम ऋषि। परशुराम ऋषि का संबंध कहाँ से है? राम राय जींद से। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था राम राय कहाँ स्थित है? जींद में, और इसका नाम राम राय इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ पर आए थे। और गौतम ऋषि का नाम भी इनके साथ साथ आता है दोस्तों। गौतम ऋषि गोंधर करनाल से हैं। गौतम ऋषि कहाँ पर पूजा करते थे? गोंधर गांव है करनाल में। और इसके साथ साथ दोस्तों च्यवन ऋषि तो आप सभी को पता है, च्यवन ऋषि का कहाँ से है? ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़। च्यवन ऋषि की याद में कहाँ मेला लगता है? ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहरों की सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों हरियाणा में नहरों की सिटी पंचकूला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों हमसे पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हरियाणा में कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर आप कभी कुरुक्षेत्र गए हो, KU के यूनिवर्सिटी में गए हो, तो उसके बिल्कुल साथ लगती जो दीवार है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, या फिर जिसको NIT बोला जाता है। तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रानी सौद्राही का संबंध कौन सी रियासत से है? दोस्तों आपने सुना होगा जींद के अंदर जो रानी का तालाब है वो रानी ने बनवाया था, तो दोस्तों उसी जींद रियासत से संबंध है रानी सौद्राही का। जहाँ पर भूतेश्वर मंदिर है उसी रानी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच उसी जींद रियासत से संबंध है रानी सौद्राही का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों हमसे पूछा गया है क्योंकि हरियाणा का ज़्यादातर भाग मैदानी भाग है और हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मैदानी भाग में। तो दोस्तों हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसमें पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। लेडीज को कहते सुना हो पीली मिट्टी, वही पाई जाती है हरियाणा के मैदानी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, छठी पाताशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? दोस्तों जो छठी पाताशाही गुरुद्वारा है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। वैसे तो दोस्तों देखो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, हरियाणा में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया ना हो कि ये गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों कुरुक्षेत्र तो गुरुद्वारों का ही शहर है। अगर आपको बिल्कुल ही, देखो मैं नहीं कहूँगी तुक्का लगाओ, वैसे तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही समझ ना आए तो गुरुद्वारों में आपको कुरुक्षेत्र के साथ ही जाना चाहिए। कौन सा? जो छठी पाताशाही गुरुद्वारा है वो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र शहर में, क्योंकि कुरुक्षेत्र मंदिरों की, गुरुद्वारों की नगरी है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो थोक कपड़ों का बाजार है हरियाणा का वो रोहतक का बाजार है। कहाँ पर है? रोहतक का बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा हरियाणा का नहीं फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार, भारत का ही नहीं, यहाँ पर एशिया की बात की गई है। एशिया का जो सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रोहतक में। अगर आपको दोस्तों इसका ये पता है कि इस बाजार का नाम क्या है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, तो कमेंट में क्यों जो है रिप्लाई जरूर करना। रोहतक के बाजार का नाम क्या है जो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव का नाम बदलकर किस वर्ष गुरुग्राम किया गया था? दोस्तों गुड़गांव का नाम किस वर्ष बदलकर गुरुग्राम किसके नाम से? गुरु के नाम से जो गांव है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गांव बसाया गया था, उसी को गुरुग्राम, इनका नाम पहले भी गुरुग्राम था, बीच में बदलकर गुड़गांव किया गया। और दोस्तों 27 सितंबर 2016 को फिर से बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। कब किया? 27 सितंबर 2016 को। और जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनको जो एक उपहार के तौर पर, गुरु दक्षिणा के तौर पर ये एरिया दिया गया था और उसी जगह को गुरुग्राम कहा जाता है। और इसका नाम फिर से गुड़गांव से बदलकर दोबारा गुरुग्राम किया गया। वो किया गया 27 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? दोस्तों ताजेवाला हेड कहाँ पर है? यमुना नगर में। और वहाँ से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? जो प्रमुख नहरें हैं वहाँ से दोस्तों दो नहर निकलती हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। क्वेश्चन में ऑप्शन देखना, इनमें से कोई भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ तो SYL या पश्चिमी यमुना नहर ही मिलता है, क्योंकि SYL से हमारा किससे विवाद चल रहा है? SYL पर पंजाब के साथ हमारा पानी को लेकर विवाद भी चल रहा है। और दूसरी वहाँ से नहर निकलती है पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व यशपाल शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यशपाल शर्मा को तो सभी जानते होंगे हरियाणा वाले। यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? सिनेमा से है। और वर्तमान में दोस्तों यशपाल शर्मा जो हरियाणा के पंडित लक्ष्मी चंद हैं उनके ऊपर फिल्म भी बना रहे हैं, उनके जीवन के ऊपर इन्होंने फिल्म भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
भारतीय सेना के जो पश्चिमी या वेस्टर्न कमांड का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है चंडी मंदिर, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 देशों का सौर गठबंधन सचिवालय का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ स्थित है? जो मुख्यालय है दोस्तों इनका, वो 121 देशों के सौर गठबंधन का, वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में 121 देशों के सौर गठबंधन जो सचिवालय है उसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। और प्रश्न देखिए, मानव रचना खेल विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों जो मानव रचना खेल विज्ञान केंद्र है वो फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। मानव रचना यूनिवर्सिटी आपने सुना हो, वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रत्नावली किसकी रचना है? न जाने कोई पेपर नहीं बचता कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली रचना है हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन कौन थे? थानेश्वर के जो राजा थे, पूरे उत्तर भारत पर जिन्होंने राज किया था सिर्फ पंजाब को छोड़कर, वो थे हर्षवर्धन। इनका वंश था वर्धन वंश कहिए या फिर पुष्यभूति वंश कहिए। और दोस्तों इनकी दो और भी जो रचनाएं हैं जो बार बार आती हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कौन सी है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। इन तीनों में से एक ना एक तो पूछ ही ली जाती है। और इनके साथ साथ जो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है क्योंकि उन्होंने इनका जीवन चरित्र लिखा था, जीवन पर आधारित बुक लिखी थी, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी और उसका नाम था हर्षचरित। और इनके शासनकाल में ही दोस्तों चीनी यात्री हेन सांग भी भारत आए थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी CU की। कौन सी थी पुस्तक? CU की, जिसमें थानेश्वर नगर का महिमा मंडल या गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार की स्थापना कब की गई? देखिए दोस्तों, बहन सन्नो देवी जो पंचायती राज पुरस्कार है, जो पंचायत में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतें होती हैं उनको दिया जाता है और इसकी स्थापना 2010 में की गई। और दोस्तों इसकी पुरस्कार राशि है वो है 1 लाख रुपए। पंचायती राज पुरस्कार है जो बहन सन्नो देवी, 2010 में इसकी स्थापना की गई और इसकी पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लीलाराम बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और कब जीता दोस्तों? 1958 में। कुश्ती के अंदर जो लीलाराम पहलवान हैं हरियाणा के, भिवाड़ी से संबंधित थे, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है दोस्तों? गुरुग्राम ज़िला, क्योंकि वो एक साइबर सिटी है, जो सिटी ऑफ मिलेनियर कहा जाता है, ड्रीम सिटी जिसको बोला जाता है। वहीं पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो है हरियाणा का गुरुग्राम शहर। और हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। कौन से? कई बार लिखा होता है GOI, बड़े कैपिटल में दे दिया जाता है तो उसका मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार अधिनियम 1915। और दोस्तों इस कोर्ट की स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को लाहौर कोर्ट के नाम से लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। किसके, कौन से अधिनियम के तहत? 1915 अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1915
स्थापना हुई 20 मार्च 1919 को। लाहौर कोर्ट के नाम से ही लाहौर में स्थापना की गई थी। और दोस्तों मैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की हर डिटेल अपनी पहले की वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से आता ही आता है। पूछ लिया जाए कौन सा जो कोर्ट बना तब कौन जज था, जब चंडीगढ़ आए तब कौन थे इनके जज, जब हरियाणा एवं पंजाब बना तब कौन थे जज। तो दोस्तों हर डिटेल को ध्यान में रखिए, जैसे हर वीडियो में रिपीट करवाने लग गई तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले की वीडियो पर ज़रूर विजिट कीजिए दोस्तों, आपकी जो 1 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, स्थानीय स्वशासन का उच्च स्तर कौन सा होता है। दोस्तों इन्होंने पूछा है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज जो स्वशासन होता है, जो उसका सबसे ऊपर का स्तर है, ऊपर का लेवल है, वो कौन सा होता है। तो दोस्तों वो होता है जिला परिषद। कौन सा होता है? जिला परिषद। 3 तरह के वोट एक साथ डलते हैं, अगर आपने कभी वोट डाला हो। एक होता है ग्राम पंचायत का जो सरपंच के लिए डालते हैं, दूसरा पंचायत समिति के लिए, और तीसरा होता है दोस्तों जिला परिषद का। और कहीं कहीं पर मेंबर्स के लिए भी वोटिंग होती है, कहीं पर वैसे सर्व समिति से बन जाते हैं। तो वोट तो 4 तरह के डलते हैं, ग्राम पंचायत उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए, पंचायत समिति जो इसका दूसरे लेवल का स्तर होता है, ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर, पंचायत समिति जो मध्य स्तर होता है, और जिला परिषद सबसे उच्चतम या सबसे ऊपर का स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। दोस्तों पूछा गया जो पानीपत का तापीय विद्युत परियोजना है उसकी क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है वो पानीपत के आसन गांव में स्थित है। कौन सा गांव है? पानीपत का आसन गांव में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1979 में की गई थी। कब की गई? बहुत बार पूछी जाती है इसकी स्थापना। 1979 में की गई। 1989 कितना होता है दोस्तों? 1979। और इनके अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट है दोस्तों, ये सबसे मेन क्वेश्चन बनता है इसका पानीपत तापीय विद्युत परियोजना में, वो 8 यूनिट हैं। 8 अलग अलग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट लगाई गई हैं। और दोस्तों जो अब वर्तमान में हमसे क्वेश्चन पूछा कि इसकी क्षमता कितनी है, वो है 1367.80 मेगावाट। कितनी? 1367.80 मेगावाट। ध्यान रखना, पानीपत तापीय विद्युत की जो क्षमता है प्रोडक्शन की वो है 1367.80 मेगावाट। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और देखिए, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है ये यमुनानगर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। देखिए जो पानीपत वाला है उसकी स्थापना की गई 1979 में, और जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में है इसकी स्थापना की गई है 2008 में। और दोस्तों उसकी उत्पादन यूनिट थी 8, यहाँ पर ही उत्पादन यूनिट हैं 2, और इसकी उत्पादन क्षमता है 600 मेगावाट। वहाँ पर थी 1367.80 मेगावाट और इसकी उत्पादन क्षमता है दोस्तों 600 मेगावाट। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि राज्य की पहली विद्युत परियोजना है जो निजी हाथों में या प्राइवेट हाथों में दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो कोयला सप्लाई होता है वो करती है सेंट्रल कोल पीट जो कंपनी है, वो इसमें दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना में कोयले की सप्लाई करती है। कौन सी कंपनी? सेंट्रल कोल पीट। उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों परियोजना से जो तापीय विद्युत परियोजना है इनके कंसेप्ट याद हो गए होंगे। बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे से समझकर याद कीजिए ताकि बार बार आपको रटना ना पड़े। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे। बहुत बार पूछा गया दोस्तों। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। और उन 7 ज़िलों का नाम है दोस्तों गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। उन सब के नाम भी याद होने चाहिए आपको। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? दोस्तों पुलिस कमिश्नरी पूछी गई है हरियाणा में, तो हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरी हैं जहां कमिश्नर लेवल के अधिकारी बैठते हैं, और वो है दोस्तों पंचकूला पुलिस कमिश्नरी, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी। कितनी है? 3 पुलिस कमिश्नरी है। एक है पंचकूला में, दूसरी गुरुग्राम में और तीसरी है फरीदाबाद में। और इसके साथ साथ हरियाणा में 2 पुलिस ज़िले भी हैं, एक है हांसी और दूसरा है मानेसर। 2 पुलिस ज़िले कौन कौन से हैं? हांसी और मानेसर। पुलिस कमिश्नरी हैं 3, पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, और पुलिस ज़िले हैं दोस्तों हांसी और मानेसर। पुलिस कमिश्नरी आई है तो इसके साथ साथ आपको हरियाणा में पुलिस रेंज भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, और वो कौन कौन सी हैं? अंबाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज, और सबसे लास्ट है दोस्तों दक्षिणी रेंज। कौन कौन सी? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और दक्षिणी रेंज। तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जब 3 पुलिस कमिश्नरी आ गई तो बाकी बचे हुए जो ज़िले हैं वो कौन कौन से उसमें आएंगे। तो अंबाला पुलिस रेंज के अंडर जो ज़िले आते हैं वो हैं कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर। अंबाला में कौन से आए? कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर। उसके बाद करनाल पुलिस रेंज में आते हैं कैथल, करनाल, पानीपत। कैथल, करनाल, पानीपत। उसके बाद रोहतक पुलिस रेंज में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। फिर से रिपीट करती हूँ, रोहतक पुलिस रेंज के भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। उसके बाद आती है हिसार पुलिस रेंज। हिसार पुलिस रेंज में आते हैं ज़िले सिरसा, जींद, फतेहाबाद और हिसार। और सबसे लास्ट में है दोस्तों दक्षिणी रेंज, और इस दक्षिणी रेंज में जो ज़िले आते हैं वो आते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और पलवल। तो दोस्तों देखिए 5 पुलिस रेंज हैं, इनके जो ज़िले हुए वो हुए 19, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं और टोटल ज़िले बन गए हमारे 22 ज़िले। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से याद होंगे। समझ के याद कीजिए, रट्टा मत लगाइए। हरियाणा जी के हमारा अपना कल्चर है, इंजॉय करके पढ़िए, इसको रटना नहीं है। जितना इंजॉय करके पढ़ोगे आपको एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत तो बहुत पुरानी है। अगर आप अपने आप को ही धोखा देते रहोगे तो एग्ज़ाम में रिजल्ट आपको धोखा देगा। अब अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो गए तो शायद किस्मत आपका साथ दे जाए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एक दिन में तैयारी नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।